नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रय परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 22 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है, लगभग क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। सो फ्रेंड्स चलते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन है कि यानी कि निम्न रिएक्शन में से किसका अपचयन और किसका उपचयन हुआ है। सो फ्रेंड्स ये कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, इसका रिएक्शन होता है कॉपर और H2O बनता है। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि जो ऑक्सीकरण या उपचयन होता है वो पहले होता क्या है। देखिए ऑक्सीकरण और उपचयन जो है एक ही शब्द है। ऑक्सीकरण या उपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तब वो ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। जस्ट इसका जो उल्टा होता है, इसका उल्टा यानी कि क्या, यानी कि अपचयन कब कहलाता है, जब ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन जुड़े, यानी कि ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन जुड़े, उसे अपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। सो फ्रेंड्स हम इसलिए अब इसमें देख लेते हैं, इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड है, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ था और वो ऑक्सीजन निकल गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए ये हुआ अपचयन। क्या हुआ, ये हुआ अपचयन। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है, यानी कि बन जाता है कॉपर केवल। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका अपचयन हुआ, यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है, मतलब कि ये अपचयन हो गया और जाहिर सी बात है इसका उपचयन होगा। ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका मतलब ये अपचयन है और ये ऑक्सीडेशन है, यानी कि उपचयन है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कौन सी नदी, क्या कर रहा है कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख जो नदी है वो नर्मदा और ताप्ती नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी है। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि चंदौली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो हम आपको बता देते हैं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक चंदौली डिस्ट्रिक्ट है। लोग उसे कंफ्यूजन करके उत्तर प्रदेश मार देंगे, लेकिन फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि चंदौली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र के सांगली, सतारा, कोल्हापुर और रत्नागिरी जिले में स्थित है, यानी कि चंदौली राष्ट्रीय जो उद्यान है वो महाराष्ट्र में स्थित है। हम फ्रेंड्स आपको बता देते हैं चंदौली नेशनल पार्क के बारे में कि इसे क्या हुआ था, 1985 ईस्वी में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और फिर इसे 2004 में क्या कर दिया गया, इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं इसके बारे में कि जो 2007 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में भी इसे घोषित किया गया था। चंदौली जो नेशनल पार्क है उसका जो टोटल एरिया है 317.67 किलोमीटर स्क्वायर है। हम बता दें कि उद्यान को वरना नदी से, किससे, वरना नदी से जल की आपूर्ति होती है, यानी कि जल वहाँ से वो प्राप्त करता है, यानी कि जितनी भी मतलब कि पानी की ज़रूरत होती है उस उद्यान को वो वरना नदी से प्राप्त करता है। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में जितने भी इम्पोर्टेंट जो नेशनल उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन कौन से हैं। तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत का जो पहला जो बजट है वो कब पेश किया गया था। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। उस समय के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे आर के शंखमुखम चेट्टी, कौन थे, आर के शंखमुखम चेट्टी, उस समय के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, वो आज़ाद भारत का जो पहला बजट है वो पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। कब, 26 नवंबर 1947 को। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि अनुच्छेद 280 में क्या प्रावधान है। आर्टिकल से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सो फ्रेंड्स आज पूछा था आर्टिकल नंबर 280, यानी कि अनुच्छेद 280। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 है वो वित्त आयोग से संबंधित है। हम आपको बता देते हैं इसके अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे और जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के, यानी टैक्स के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेंगे। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो हम आपको बता देते हैं दो प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा और भी भारतीय नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं।
जिसके नाम है, देखिए आपको हम आपको बता देते हैं, सिंधु नदी ये भी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, साबरमती नदी, माही नदी, पेरियार नदी, मांडवी नदी और जुआरी नदी, ये सभी नदियां जो हैं वो क्या करती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, ये पूछ रहा है कि HIV शरीर के किस सिस्टम को नष्ट कर देती है, यानी कि जो मतलब कि अपना शरीर होता है, बॉडी होता है, उस बॉडी में कौन सा सिस्टम मतलब HIV के द्वारा नष्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, हम आपको पहले बता देते हैं, जो HIV होता है वो एक प्रकार का वायरस होता है जो कि इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस होता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अब और हम एक बात और बता देते हैं, HIV शरीर में मौजूद CD4 कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं और CD4 कोशिका टी सेल या टी कोशिका भी कहा जाता है, जो कि मतलब प्रतिरोधक क्षमता यानी कि प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि गोलीय दर्पण को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन आएगा। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, जो गोलीय दर्पण होता है वो माध्यम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है मीडियम के ऊपर। सो फ्रेंड्स, इसका क्या होगा, गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। फ्रेंड्स, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, सेम टू सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन आया था कि एक लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी जो फोकस दूरी है उसमें क्या परिवर्तन आएगा। देखिए, लेंस जो होता है वो कांच का बना होता है। हम आपको फ्रेंड्स बता देते हैं कि जो कांच होती है वो यानी कि जो लेंस होती है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। सो फ्रेंड्स, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी तो क्या होगा, यानी कि मीडियम के ऊपर तो उसकी फोकस दूरी परिवर्तन होगा, उसकी परिवर्तित होगी। फ्रेंड्स, कैसे परिवर्तित होगी हम आपको ये बता देते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो मतलब कि पवर्तनांक होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, लेकिन जो अपवर्तनांक होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ के ऊपर होता है, यानी कि फोकल लेंथ मतलब कि अपवर्तनांक ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि जो मतलब कि फोकस दूरी होती है मतलब कि हवा में होती है, फिर अगर फोकस दूरी पानी में हो जाएगी तो पानी में क्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पानी की जो अपवर्तनांक जो हवा की अपवर्तनांक होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जब हवा की अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होती है तो हवा में तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और अपवर्तनांक जो पानी की हो जाएगी वो कम रहेगी तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब कि वो पानी में अगर डालते हैं तो उसकी जो अपवर्तनांक है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।